नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में, जहां हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी राज व्यवस्था की कि राज व्यवस्था क्या होती है, राज्य क्या होते हैं, सरकार क्या होती है, वो किस प्रकार से काम करती है और सरकार के काम करने की इस प्रणाली को हमने देखा था राज व्यवस्था के रूप में। मैंने आपको परिभाषित करके बताया था कि राज व्यवस्था क्या होती है। उसके बाद हमने चर्चा की थी कि संविधान क्या होता है, संविधान शब्दावली कैसे बनी। मैंने आपको बताया था सम और विधान से मिलकर संविधान बना है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि ऐसा विधान जो सभी के लिए समान हो वो संविधान कहलाता है। और संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें उन सभी नियमों का संग्रह किया जाता है जो किसी राज्य को संचालित करने के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रकार से हम संविधान को परिभाषित किए थे। मैंने आपसे यह भी चर्चा की थी कि हम अगले जब वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो हम विश्व में संविधान और फिर भारत में संविधान की चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं से शुरू करेंगे कि विश्व में संविधान किस प्रकार से देख सकते हैं और भारत में संविधान किस प्रकार से देख सकते हैं। क्योंकि भारत में संविधान पढ़ना है इसलिए विश्व में संविधान पढ़ना आवश्यक है। विश्व में संविधान हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पर जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा हमें। यदि हमें ये समझना है कि भारत का संविधान ऐसा क्यों है और हमने कैसे प्रेरणा ली है, तो हमें विश्व के संविधान की एक झलक देखनी पड़ेगी। ठीक है, हम पूरा संविधान नहीं पढ़ने वाले हैं, केवल कुछ फैक्ट 2 से 3 मिनट की चीजें हैं जो आपको समझना आवश्यक है, इसलिए बताऊंगा। जैसे आपने देखा होगा, यदि कोई व्यक्ति होता है और उसके व्यक्तित्व को हम समझना चाहते हैं तो उसके अतीत को जानना जरूरी होता है। इसी प्रकार जब हम संविधान, भारत का संविधान समझना चाहते हैं तो हम उसके अतीत की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसी संदर्भ में मैंने एक बात कही थी कभी, जो लोग मेरे अतीत का एक हिस्सा भी नहीं जानते वो लोग मेरे शख्सियत पर सवाल उठाते हैं। तो जब तक आप किसी के अतीत को नहीं जानते उस इंसान को जज करना सही नहीं है। इसी प्रकार किसी सब्जेक्ट को समझने के लिए यह आवश्यक है कि आप उसकी पृष्ठभूमि समझ लें ताकि वह सब्जेक्ट आपको समझ में आए। तो इसी संदर्भ में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विश्व में संविधान। हमारा आज का टॉपिक होगा विश्व में संविधान। इसका हम बहुत हल्का सा ओवरव्यू लेंगे। इसकी शुरुआत होती है 1688 में ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से शुरुआत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रिटेन ऐसा पहला देश था जहां पर लोकतंत्र की स्थापना होती है। ये सन था 1688। 1688 में ब्रिटेन का शासक होता है जेम्स द्वितीय। ठीक है, शासक कौन था? जेम्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय के साथ संकट यह था कि इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि राजतंत्र में जो राजा का पुत्र होता है वो ही शासक बन सकता है। जेम्स द्वितीय के कोई संतान नहीं थी, संतान थी लेकिन वो पुत्री थी। ठीक है, कोई पुत्र संतान नहीं थी और उसको राज्य शासन अपना किसी को यदि सौंपना है तो उसके लिए पुत्र होना आवश्यक होता था। जब इसका पुत्र नहीं था तो यह संकट खड़ा हो गया कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। ठीक है, जो वहां की जनता थी, अब शासक का मन था कि वो अपनी पुत्री के जो पति है, मतलब उसका जो दामाद है, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे। पर वहां की जनता ये नहीं चाहती थी, वो उसको राजा के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती थी। इसके अलावा और भी जेम्स द्वितीय के खिलाफ विद्रोह के कई कारण थे, जहां पर धार्मिक कारण भी थे कि कुछ धर्म के, वो अलग धर्म को मानता था और वहां की संसद और वहां के लोग अलग धर्म में विश्वास रखते थे। ईसाई धर्म के ही 2 भाग होते हैं जिनमें से वो अलग अलग भागों को मानने वाले थे। ठीक है, तो इसलिए भी उसका विरोध हो रहा था। इसके अलावा उसकी कई रणनीति ऐसी थी जो कि जनता के शोषण के लिए जिम्मेदार थी। इस कारण से भी जनता उसका विरोध कर रही थी और इसी वजह से जेम्स द्वितीय के खिलाफ पहली बार विद्रोह हो जाता है ब्रिटेन में, जिसे हम ब्रिटेन की गौरवमयी क्रांति कहते हैं। ब्रिटेन की गौरवमयी क्रांति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्रांति तो वैसे कभी अच्छी नहीं होती यदि इसमें खून खराबा हो जाए या फिर इसमें मारधार हो जाए, लेकिन इसे गौरवमयी क्रांति इसलिए कहा जा रहा है। तो ये क्रांति का मतलब होता है त्वरित परिवर्तन। जब हम किसी सत्ता को तुरंत बदल देना चाहते हैं या कहीं पर बिल्कुल तुरंत चेंज चाहते हैं तो हम क्रांति का सहारा लेते हैं। लेकिन जो ब्रिटेन में क्रांति हुई वो एक रक्त विहीन क्रांति थी। लोगों ने अपनी बातें राजा के सामने रखी और क्योंकि राजा के पास जनता का अब सपोर्ट नहीं था, जो उसके मंत्रिमंडल या उसकी जो संसद थी, जैसे कि आपको पता होगा कि आज ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली की चर्चा मैं
आने वाले वीडियोस में करूंगा कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है। अभी समझने के लिए समझिए कि सबसे ऊपर राजा होता था जो कि सर्वोपरि होता था, और वो जो नियम बनाता था उसी नियम को सब कुछ मान लिया जाता था, और उसके इंप्लीमेंट के लिए राजा जो नियम बनाया है उसको यदि इंप्लीमेंट करना है, उसको लागू करना है, तो उसके नीचे स्तर पर प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट होती थी। अब क्योंकि राजा अकेला हो गया और उसकी प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट ने उसका साथ छोड़ दिया, तो जनता के पास सारे अधिकार आ गए। अब ये जो संसद है उसकी वो भी जनता को सपोर्ट कर रही है और जनता राजा का विद्रोह कर रही है, इसलिए राजा अकेला हो गया और उसके पास कोई चारा नहीं था कि वह अब जनता की बातें मान ले। इसलिए यहां पर पहली बार जो प्रतिनिधि हैं अब चुने जाने वाले हैं वो जनता के द्वारा चुने जाने वाले हैं। मतलब यहां पर पहली बार हमें लोकतंत्र देखने को मिलता है, और क्योंकि पहली बार यहां पर लोकतंत्र आया है इसलिए पहली बार यहां पर कुछ नियम बनाए जाते हैं, जनता को कुछ अधिकार दिए जाते हैं जो कि जनता से संबंधित होते हैं। ठीक है, इसे ही हम यहाँ का संविधान कहते हैं। ये यहाँ के संविधान की पृष्ठभूमि थी कि ब्रिटेन में किस प्रकार से संविधान और लोकतंत्र आया। मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस देश में लोकतंत्र होगा वहां पर संविधान अनिवार्य रूप से होगा, लेकिन ब्रिटेन का संविधान मैंने आपको पहले भी बताया था कि मौखिक है, लिखित नहीं है। जनता को अधिकार दिए गए हैं लेकिन वो लिखित रूप में नहीं है। तो विश्व का पहला संविधान हमें यहां पर देखने को मिलता है, विश्व का पहला संविधान ब्रिटेन में, और इसे पहला लोकतंत्र भी आप कह सकते हैं क्योंकि यहां पर संविधान लागू हो रहा है, जनता को अधिकार दिए गए हैं, इसलिए यहां पर पहला संविधान लागू होता है। वहीं हम दूसरी तरफ बात करते हैं 1776 में। 1776 में आपको पता होगा कि अमेरिका की स्वतंत्रता से पहले वहां पर ब्रिटिश आधिपत्य था, ब्रिटिश शासन था। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो वहां की जनता का शोषण कर रहे थे, इसलिए जनता में आक्रोश था और उन्होंने वहां पर विद्रोह कर दिया और 1776 में हो गई अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति, ठीक है, ये 1776 में है। इसके नेता थे जो, वो थे थॉमस मैक जेफरसन। ये अमेरिकी क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे थॉमस मैक जेफरसन, और इन्होंने पहली बार लिखित रूप में कुछ अधिकार मांगे जो कि स्वतंत्रता के पश्चात उन्हें मिले। ठीक है, ये अमेरिकी क्रांति होती है, अमेरिका स्वतंत्र होता है और थॉमस मैक जेफरसन के द्वारा मांगे गए अधिकारों की, जो कि लिखित रूप में थे, मांगे गए अधिकारों को उन्हें प्रदान किया जाता है, वहां की जनता को अधिकार दिए जाते हैं जो कि लिखित रूप में थे। इसलिए 1776 में पहली बार, वैसे ये यहाँ का संविधान लागू होता है 1786 में, और 1786 में जब संविधान लागू होता है तो थॉमस मैक जेफरसन के द्वारा जो अधिकारों की मांग की गई थी उन्हें इन संविधान में शामिल किया जाता है, और इस प्रकार से पहली बार लिखित संविधान हमें देखने को मिलता है अमेरिका में। पहला लिखित संविधान, लिखित संविधान, पहला लिखित संविधान हमें कहां देखने को मिलता है? अमेरिका में देखने को मिलता है। इसलिए पहले लिखित संविधान के जो पिता हैं वो कहे जाते हैं थॉमस मैक जेफरसन। थॉमस मैक जेफरसन को लिखित संविधान का पिता कहा जाता है। तीसरे देश की हम चर्चा करेंगे 1789, जब हुई थी फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति, ठीक है, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। इस समय यहाँ के शासक थे लुईस 16वें, जिनके खिलाफ वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया, और इसका नेतृत्व कर रहे थे रूसो। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? रूसो। फ्रांस की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था रूसो। इस रूसो के द्वारा फ्रांस की जनता के लिए कुछ अधिकार मांगे गए, जिसमें मुख्य रूप से वहां 3 शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया: स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। स्वतंत्रता, समता, बंधुता, इन शब्दों के बारे में भी विस्तृत चर्चा मैं करूंगा जब हम भारत की उद्देशिका पढ़ेंगे, प्रियम्बल पढ़ेंगे भारत का, तब मैं इन शब्दों का आपको मतलब बताऊंगा कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, समता का मतलब क्या होता है। एक शब्द होता है समानता और ये है समता, इन दोनों में फर्क क्या होता है, बंधुता क्या होती है, इस बारे में चर्चा करेंगे। अभी केवल ये जानिए कि ये 3 शब्द पहली बार प्रयोग किए गए थे फ्रांस की क्रांति में, और यहीं से हमने इन तीनों शब्दों को अपने संविधान में शामिल किया है। पहली बार मैंने आपको बताया कि जो
लोकतंत्र की संकल्पना है वो ब्रिटेन में जन्म लेती है, यहां से हमने लोकतंत्र लिया है, संसदीय शासन व्यवस्था ली है। अमेरिका में पहली बार लिखित संविधान था, पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, और सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा है, मतलब भारत का है। ठीक है, यहां से हमने लिखित संविधान के लिए प्रेरणा ली है। वहीं फ्रांस की क्रांति से हमने 3 महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो लिए हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये फ्रांस की क्रांति का नारा था जिसे रूसो ने दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर दूसरा जो लिखित संविधान था वो फ्रांस का था, और तीसरा लोकतंत्र स्थापित हुआ था फ्रांस में। यहीं से हमने प्रेरणा लेकर भारत में भी लोकतंत्र की स्थापना की और भारत का संविधान बनाया। अब हम चर्चा करेंगे भारत के संविधान की। पहले में अब भारत के संविधान को भी समझने के लिए हमें इसके इतिहास को समझना आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी संविधान या कोई भी संविधान किसी एक दिन की उपज नहीं हो सकती। यह कई ऐतिहासिक विकासों का परिणाम है जो हमने अपने पास्ट में सीखा है, अपने इतिहास से जो सीखा है, जो गलतियां हमने की है, उन गलतियों से सीखकर हमने कुछ ऐसे नियम बनाए जो कि देश के संचालन के लिए आवश्यक हैं, ताकि वहां रहने वाले लोगों पर किसी का शासन ना हो सके, किसी बाह्य शक्ति का शासन ना हो सके, और उनके अधिकारों को हम संरक्षित रख सकें। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की थोड़ी सी चर्चा कर लें। लेकिन हमें पूरे भारत का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है संविधान को समझने के लिए। हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं 1599 से। 1599 में आपको जैसा कि पता ही होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है इंग्लैंड में, और 1600 में इसे एक अधिकार प्राप्त होता है वहां की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से कि वह पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए स्वतंत्र है, और इस प्रकार से ये यहां आते हैं व्यापार करने के लिए। ये यहां व्यापार करने के लिए आते हैं, और पहली बार 1613 में अपनी पहली कोठी बनाते हैं सूरत में। कोठी का मतलब होता है कारखाना। ठीक है, ये यहाँ पर मसाले के व्यापार के लिए आए थे, जैसा आपको पता ही होगा। ठीक है, इनका पहला उद्देश्य था ब्रिटिशर्स का कि भारत में व्यापार करना। लेकिन जब ये यहाँ पर आए तो और भी कई बाह्य शक्तियां थीं, जैसे कि पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, डेनिश थे, ये भी यहाँ पर व्यापार कर रहे थे। तो इनकी पहली चुनौती थी कि ये अपने जो बाकी प्रतिद्वंदी हैं, व्यापारिक प्रतिद्वंदी हैं, उनसे पहले मुकाबला करें। इसलिए इन्होंने अपने साथ सेना रखना प्रारंभ किया, क्योंकि क्षेत्रों को लेकर इनमें अक्सर विवाद होते रहते थे कि कौन सा क्षेत्र में कौन व्यापार करेगा। इसलिए इन्होंने अपनी एक छोटी सेना रखना चालू किया पहले, और उन बाह्य शक्तियों से भारत के साथ मिलकर भारत के क्षेत्रीय राज्य थे उनसे इन्होंने संपर्क स्थापित किया, उनसे अच्छे संबंध बनाए, और उनके साथ मिलकर इन्होंने उन बाह्य शक्तियों का सामना किया और उन्हें भारत से बाहर कर दिया। कालक्रम में जब ये घटना आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि इस समय लगभग 1700 की बात कर रहा हूं मैं, 1700-1800 की बात कर रहा हूं, जिस समय भारत का जो केंद्रीय प्रशासन है वो भी पूर्ण रूप से चरमरा गया रहता है। जो शासक होता है, केंद्रीय शासक, मतलब जब दिल्ली से शासन चलाया जा रहा था तो उस समय जो सत्ता थी वो काफी चरमरा गई थी, और यह स्थिति नहीं थी कि उसका नियंत्रण पूरे भारत पर रह सके, जिसके कारण कई क्षेत्रीय राजवंश पैदा हो गए थे, जिसे हम इतिहास में अध्ययन करते हैं। इसका फायदा मिलता है अंग्रेजों को, और एक घटना घट जाती है 1757 में, जिसे हम जानते हैं प्लासी के युद्ध के नाम से, जहां पर अंग्रेज सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल का नवाब होता है, उससे उनका सामना होता है, क्योंकि इनका जो मुख्य व्यापारिक क्षेत्र था वो बंगाल में स्थापित हो चुका होता है, और वहां के शासक के द्वारा बार बार इनके ऊपर कुछ कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हुए होते हैं, जिनसे परेशान होकर इन दोनों के बीच पहले से ही विवाद की स्थिति रहती है, और कुछ एक ऐसी घटनाएं घट जाती है जिससे इनको मौका मिल जाता है कि वो वहां के शासक से युद्ध करें। और इसका परिणाम हम देखते हैं 1757 के प्लासी के युद्ध में, जहां पर इनका मुकाबला होता है, अंग्रेजों का मुकाबला होता है सिराजुद्दौला से, और सिराजुद्दौला यह जो युद्ध होता है वो हार जाता है, और बंगाल की सत्ता आ जाती है अंग्रेजों के हाथों में। प्लासी का युद्ध पहला ऐसा युद्ध था जिसके द्वारा अंग्रेजों का प्रशासनिक नियंत्रण भी भारत पर स्थापित होना आरंभ हो गया। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण घटना हम देखते हैं 1764 में।
जहां पर होता है बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के हाथ में पूरे भारत की सत्ता आ जाती है, क्योंकि एक साथ हेक्टर मुंडो इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे होते हैं अंग्रेजों की तरफ से, और वे दिल्ली के शासक या मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, वहीं बंगाल के शासक मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को, तीनों की संयुक्त सेना को एक साथ इस बक्सर के युद्ध में पराजित कर देते हैं, जिससे यह निश्चित हो जाता है कि आने वाले समय में जो सत्ता होगी वो अंग्रेजों के हाथ में होगी। लेकिन क्योंकि अंग्रेजों को भी पता था कि अचानक सत्ता परिवर्तन से हो सकता है कि जनता में विद्रोह हो जाए और जो सत्ता उनके हाथ में आई है वो निकल जाएगी। इस डर से उन्होंने पहली बार भारत में द्वैत शासन प्रणाली लागू की। द्वैत शासन प्रणाली का मतलब होता है दोहरी शासन प्रणाली, जहां पर इन्होंने अपने पास राजस्व संबंधी सभी अधिकार ले लिए, जैसे कि राजस्व की वसूली, राजस्व लगाना, कर लगाना, उपज का कितना हिस्सा होगा जो कर के रूप में देना पड़ेगा, ये सारे नियम अंग्रेज बनाते थे और कर वसूलते थे। जबकि जो शासक थे उनके पास प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वो प्रशासन से संबंधित आवश्यक नियम वे बनाते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने दोहरा काम किया कि इससे जनता के ऊपर जो छवि है वो भी बिगड़ती गई। राजा के लिए राजा बनता था, जो जितने भी आक्रोश थे वो राजा के ऊपर निकलते थे, और ये अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ के लोगों का शोषण करते थे, उनसे रिश्वत लेते थे, उन पर अनावश्यक कर लगा देते थे, जिससे और जब ये सत्ता इनके हाथ में आई तो एक और काम हुआ। अब तक जो कर्मचारी थे उनका वेतन बहुत कम था, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करते हैं तो जो कर्मचारी रहते हैं उनके पास ये स्वतंत्रता आ जाती है कि वो यहाँ के लोगों से मनमाने ढंग से कर का वसूली करते हैं, और अपने साथ वो पैसा कहाँ ले जाते हैं, इंग्लैंड। जिस चीज को देखकर इंग्लैंड की सरकार भी भयभीत हो जाती है, क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी थे वो अचानक से धनाढ्य हो जाते हैं, उनके पास काफी सारा पैसा आ जाता है। यह वहां ब्रिटेन के जो धनाढ्य लोग होते हैं उनके लिए भी चिंता का विषय था, और वहां की सरकार के लिए भी चिंता का विषय था। और सरकार चाह रही थी ब्रिटेन की कि किसी तरीके से कंपनी पर शासन और कड़ा कर दिया जाए, और इसी के तहत जब इनके हाथ में प्रशासन आता है तो ब्रिटिशर्स को यह मौका मिल जाता है, ब्रिटिश सरकार को यह मौका मिल जाता है कि अब वो इन पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये धन जो है वो कंपनी का धन रहता है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर शासन कर रहती है, लेकिन वो कंपनी को ना देकर यह अपने निजी स्वार्थ के लिए इस धन का उपयोग करने लग जाते हैं, और जो कंपनी है वो घाटे में जाने लगती है, जिसके कारण उसे ब्रिटेन की सरकार से और बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोन लेना पड़ता है। और ब्रिटेन की सरकार इस शर्त पर लोन देती है कि जो कंपनी का नियंत्रण है वो किसके हाथ में चला जाएगा, ब्रिटिश सरकार के हाथ में। इसीलिए 1773 में 1773 में एक एक्ट पारित किया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी को लोन देने के एवज में, बदले में, ठीक है। मतलब कंपनी को जो ब्रिटिश सरकार लोन दे रही है वो इस शर्त पर देती है कि वो अब कंपनी का नियंत्रण करेगी, और नियंत्रण के लिए पहली बार 1773 में एक एक्ट लाया जाता है जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि रेगुलेट करने के लिए लाया गया था, ठीक है, नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया गया था, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब यहां से हमारे संवैधानिक इतिहास की शुरुआत होती है। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो इसकी कहानी थी, इसकी पृष्ठभूमि थी। यहां से हमारे क्वेश्चन का सेक्शन शुरू हो जाता है, यहां से प्रश्नों का जो श्रृंखला है वो बन जाता है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। 1773 का अधिनियम क्या था और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। 1773 का अधिनियम, इसके प्रावधान आपसे डायरेक्ट रूप से पूछे जा सकते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। हमारी जो अप्रोच है वो मेंस की दृष्टि से है। यदि आप ऐसे पढ़ लेते हैं तो आपका प्री तो क्लियर हो गए, प्री के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, साथ में आपका मेंस भी, आपकी जो लिखने की क्षमता है वो भी डेवलप हो जाएगी। तो इसे 1773 का अधिनियम देखते हैं। इसका पहला प्रावधान था, 1773 के अंतर्गत पहला प्रावधान किया गया कि अब तक जो अलग अलग प्रेसिडेंसी थी वहां के लिए अलग अलग गवर्नर, मुख्य रूप से 3 प्रेसिडेंसी देखने को मिलती है हमें, आपने सुना होगा, बंगाल, मद्रास और बंबई, ये 3 प्रेसिडेंसीज होती हैं जहां पर अलग अलग गवर्नर जो है वो शासन करते रहते हैं। लेकिन 1773 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को
बंगाल के गवर्नर को, जो कि अब तक गवर्नर था, ठीक है, उसे क्या बना दिया जाता है? गवर्नर जनरल। जनरल, अब वो क्या हो गया? गवर्नर जनरल, ठीक है। और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय काउंसिल की स्थापना की जाती है। काउंसिल, 4 सदस्यीय काउंसिल की स्थापना की जाती है, जो कि गवर्नर जनरल को उसके कार्यों में सहायता करेंगे। इसके अलावा अगला प्रावधान किया जाता है कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को इसके अधीन कर दिया जाता है। अब बंगाल के अंतर्गत, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत दोनों प्रेसिडेंसीज को रख दिया जाता है। मतलब सर्वप्रथम, मतलब निर्णय किसका होगा? गवर्नर जनरल का होगा। अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल लेगा, ना कि गवर्नर। यहां के दोनों जो गवर्नर होंगे, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के, वो किसके अधीन कार्य करेंगे? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करेंगे। इसके अंतर्गत जो तीसरा प्रावधान है वो किया जाता है कलकत्ता में। कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 सदस्य होते हैं, अन्य न्यायाधीश, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 3 इसके सदस्य होते हैं। पहले जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका नाम था एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे, ठीक है, ये पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। उसी प्रकार पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल बनता है। एलिजा इम्पे पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। लेकिन यह सर्वोच्च न्यायालय वैसा सर्वोच्च न्यायालय नहीं है जो आज आप देखते हैं, ये इसी का प्रारंभिक स्वरूप है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें और क्या प्रावधान किए गए थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यहाँ के कर्मचारी थे वो जनता का शोषण करने लगे थे, तो उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना जरूरी था। इसलिए यह भी प्रावधान किया गया कि जो कर्मचारी हैं कंपनी के, वो भारतीयों से निजी व्यापार नहीं कर सकते। अब निजी व्यापार और उपहार लेना, ये दोनों प्रतिबंधित कर दिया। निजी व्यापार और उपहार पर इन दोनों चीजों पर ब्रिटेन की सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो निजी व्यापार नहीं कर सकते भारत में, और यहाँ के लोगों से उपहार प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार से ये 3 मुख्य प्रावधान थे। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण प्रावधान है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक ऐसी समिति थी जो भारत से संबंधित जितने भी सैन्य, नागरिक और राजस्व के मामले होंगे उसकी जानकारी किसको देता था? ब्रिटिश सरकार को देता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक गवर्निंग बॉडी थी जो कि यहाँ के कंपनी का नियंत्रण रखती थी, और वार्षिक तौर पर यहाँ के राजस्व, न्याय और नागरिक संबंधी जितने भी पहलू होते थे वो किसको बताती थी? वो जाकर ब्रिटिश सरकार को बताती थी। तो इस प्रकार से 1773 के अंतर्गत ये प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये सभी प्रावधान आपको याद होने चाहिए। इसी प्रकार से इसकी पृष्ठभूमि याद होनी चाहिए, और यह भी देखते चलना है कि ये जो हम प्रावधान देख रहे हैं इनमें किस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि यही व्यवस्था बाद में भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी एक केंद्रीकृत प्रशासन की व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है कि सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा भारत में, उसके नीचे कौन होगा? गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के नीचे होंगे गवर्नर, और फिर ये पूरी बॉडी इस प्रकार से काम करेगी, ठीक है। और वो किसके लिए उत्तरदायी होंगे? वहां के ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के प्रति उत्तरदायी कौन होगा? गवर्नर जनरल। तो उत्तरदायित्व शासन की पहली बार शुरुआत भारत में हो रही है। इस प्रकार इसके इंपैक्ट भी आपको देखते चलना है कि कलकत्ता में क्या बना लिए हम लोग? सर्वोच्च न्यायालय बना लिए, तो पहली बार न्यायालय की संकल्पना आएगी। इसके आगे हम 1773 के बाद चर्चा करेंगे एक अमेंडमेंट एक्ट की, जो कि लाया गया था 1781 में लाया गया था, जिसे हम
बंदोबस्त कानून के नाम से भी जानते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि 1773 में जब गवर्नर जनरल बना दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय बना दिया गया और इनके अधिकारों को अलग अलग डिफाइन नहीं किया गया तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसका परिणाम था 1781 का अधिनियम, जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। वहां पर और विस्तृत तौर पर उसके प्रावधान देखेंगे और फिर से मैं ये जो बात आपको बता रहा हूँ वहां पर फिर से बताऊंगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम 1781 के अधिनियम से शुरुआत करेंगे और आगे के आने वाले अधिनियमों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।